27 जून 1976 को एयर फ्रांस की फ्लाइट AF 139 इजराइल से उड़ान भरती है। इस फ्लाइट को ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचना है। इसमें सवार है करीब 200 से ज्यादा यात्री और साथ में सवार हैं 5 आतंकी जो इस प्लेन को हाईजैक करने वाले हैं। इनका प्लान है कि किसी तरह प्लेन हाईजैक कर अपने दूसरे आतंकियों को छुड़ाया जाए। करीब 20 मिनट तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये विमान इजराइल को क्रॉस करता है, ये चारों आतंकी फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं और पहले ये पायलट मिशेल बाकोस, जो कि फ्लाइट 139 को हैंडल कर रहे थे, उन्हें धमकाकर प्लेन की दिशा बदल देते हैं और लीबिया के बेंगाजी शहर में लैंड करते हैं, जहां प्लेन की रिफ्यूलिंग होती है। यहाँ इन्होंने पेट्रिशा मार्टेल नाम की एक महिला को छोड़ दिया। वो एक ब्रिटिश में जन्मी इजरायली नागरिक थी जिसने फेक प्रेगनेंसी का नाटक किया था, और फिर वहां से भी प्लेन टेक ऑफ कर लिया जाता है, क्योंकि लीबिया स्टे ऑर्डर यानी हाईजैक किए गए प्लेन को ठहरने की अनुमति नहीं देता है। अभी तक इजराइल के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं पहुंची थी, लेकिन जैसे ही पेट्रिशा मार्टेल नाम की महिला वहां से बच निकलती है, ये खबर इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया में फैल जाती है। इजराइल ATC उसी समय फ्लाइट 113 से संपर्क करने में जुट जाती। उसी बीच आतंकियों ने युगांडा के डिक्टेटर ईदी आमिन से लैंडिंग के लिए परमिशन मांगते हैं और कुछ ही देर बाद वो लैंडिंग की परमिशन दे देते हैं, क्योंकि उस समय युगांडा इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन माना करता था। आतंकियों की मांग थी कि 53 फिलिस्तीन समर्थक आतंकियों को रिहा किया जाए और $5 मिलियन यानी करीब $50 लाख की फिरौती दी जाए। डेडलाइन थी 1 जुलाई। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी बंधकों को मारने की धमकी दी जाती है। अगले दिन जब बाकी देशों के द्वारा इंटरनेशनल प्रेशर किया जाता है, तब वे सिर्फ नॉन इजरायली नागरिकों, यानी जो इजराइल के नागरिक नहीं है, उन्हें छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद करीब 120 बंधकों को आतंकियों ने सेफली युगांडा से छोड़ दिया। लेकिन बाद में जाकर यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि जिन नागरिकों को आतंकियों ने छोड़ा था, उन नागरिकों से सबसे पहले इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद उस एयरपोर्ट की लोकेशन, सिक्योरिटी, जेट्स और भी कई सारे सिक्योरिटी इंटेल्स पता लगा लेती है। लेकिन अब 106 लोग बचे थे, जिनमें ज्यादातर इजरायली नागरिक और फ्लाइट के क्रू मेंबर शामिल थे। एक तरफ तो ऐसा लग रहा था कि इजराइल बातचीत कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो 2 प्लान तैयार कर रहा था। पहला डिप्लोमैटिक तरीका और दूसरा मिलिट्री ऑपरेशन। काफी डिप्लोमैटिक प्रेशर के बाद डेडलाइन, जो 2 दिन और बढ़ाकर 4 जुलाई रख दी जाती है, और यही एक्स्ट्रा टाइम इजराइल के लिए रामबाण साबित होता है। इन बचे हुए समय में इजराइल उस एयरपोर्ट के नक्शे से लेकर पूरी ज्योग्राफी तक पता लगा लेती है। यहाँ तक कि उनके टास्क फोर्स ने मॉक ड्रिल्स करना भी स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन इसके बाद भी युगांडा की सरकार और आतंकी काफी नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इजराइल की ये शुरू से नो नेगोशिएशन की पॉलिसी है, जिसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आतंकियों के लिए कोई नेगोशिएशंस नहीं रखा जाएगा। 2 चीजें फाइनलाइज की जाती है, एक बाय एयर स्ट्राइक और दूसरा बाय विक्टोरिया लेक, जो कि उस एयरपोर्ट के ठीक बगल में था। लेकिन बाद में मोसाद ये आइडिया ड्रॉप कर देती है, क्योंकि उस लेक में नाइल क्रोकोडाइल्स की जनसंख्या काफी ज्यादा थी। उसके बाद सिर्फ एक ही चारा बचता है, एयर स्ट्राइक का। इसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि मोसाद की 2 टीमें इसराइल से टेक ऑफ करेंगी, जिसमें करीब 100 कमांडर्स और हाईटेक साइलेंट गन्स और बॉम्बार्डमेंट की कई सिस्टम्स होंगी, और साथ में 2 एडिशनल जेट्स, जिसमें होस्टेजेस को लाया जा सके। और इस ऑपरेशन में स्पेशली साइलेंट जेट्स का उपयोग किया जाएगा, जिसकी आवाज एक नॉर्मल बाइक की आवाज से भी कम होगी। इस ऑपरेशन का हेड इंचार्ज योनातान नेतन्याहू को बनाया जाता है, जिनका मोसाद के डिपार्टमेंट में काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था। इसके बाद करीब 1 बजे रात को इस्राएली सेना अपने बोइंग 707 जेट से टेक ऑफ करती है, और प्लान के मुताबिक पायलट्स को ये ऑर्डर था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें प्लेन को 20 फीट के ऊपर नहीं उड़ाना है, जिसके कारण वो इंटरनेशनल रेडार्स पकड़ ना पाए। फिर उसके बाद करीब 3 जुलाई की रात 11 बजे इस्राएली सेना एंटेबी एयरपोर्ट पर उतरी। उनके जहाज के पीछे के दरवाजे पहले से ही खुले थे।
इसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इस्राएली सैनिक एक काली मर्सिडीज और कुछ लैंड रोवर गाड़ियों के साथ आए थे, जो हूबहू उगांडा के राष्ट्रपति ईडी अमीन की गाड़ियों जैसी थीं, क्योंकि अक्सर ईडी अमीन केवल यही गाड़ी यूज करता था। जब उनके सारे जेट्स उतरे तो सैनिक उन्हीं गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट के टर्मिनल की तरफ बढ़े, जैसे अमीन किया करता था। लेकिन जब वे टर्मिनल के पास पहुंचे तो वहां मौजूद 2 उगांडाई सिपाही ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ईडी अमीन ने हाल ही में एक सफेद मर्सिडीज खरीदी थी। उन्हें शक हो गया, लेकिन जब उसने गाड़ी को रोकने की कोशिश की और इसी कारण एक इस्राएली कमांडो ने गोली चला दी, जो कि प्लान का हिस्सा नहीं था। और उसके बाद हाई स्पीड में इस्राएली कमांडोज टर्मिनल की तरफ लगातार फायरिंग शूटआउट करते हुए टर्मिनल 2 पर पहुंचते हैं, जहां पर इस्राएली नागरिकों को बंधक बनाया गया था। वहां करीब 45 उगांडा के सोल्जर्स भी मौजूद थे। उन सब को मारते हुए इस्राएली कमांडोज मेन हॉल में पहुंच जाते हैं। ये ऑपरेशन 25 मिनट तक चलता है और इसके इंचार्ज योनातान नेतन्याहू सारी चीजें ऑन द ग्राउंड कंट्रोल कर रहे थे। इसके बाद इजरायली सैनिक मिशन कंप्लीट करते हैं और सारे नागरिकों को सेफली रेस्क्यू कर लिया जाता है। इस मिशन को एग्जीक्यूट कर रहे कमांडोज तो बच जाते हैं, लेकिन इस मिशन के इंचार्ज योनातान नेतन्याहू को गोली लग जाती है और वे वहीं शहीद हो जाते हैं। इसके बाद इजरायली कमांडोज उस एयरपोर्ट पर खूब बॉम्बार्डमेंट करते हैं, जिसमें युगांडा के मिग जेट्स और कई फाइटर प्लेन्स ब्लास्ट कर दिए जाते हैं, जिससे वे उनका पीछा न कर सकें। इजराइल उस एयरपोर्ट पर भारी तबाही मचाता है, जिसके बाद भविष्य में कोई ऐसा करने की कोशिश भी न करे। मिशन कंप्लीट होने के बाद योनातान नेतन्याहू को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, और यहां तक कि इनके छोटे भाई बेंजामिन नेतन्याहू बाद में जाकर इजराइल के प्रेसिडेंट बनते हैं। आज भी इजराइल के द्वारा किए गए इस मिशन को दुनिया याद करती है। ये पहली बार था जब किसी देश ने दूसरी कंट्री में घुसकर इतने लोगों को मारा था और अपने नागरिकों को सुरक्षित बचाकर लाया गया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी तरह के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।